सितारों पर कमंद, लास्ट एपिसोड 13। मुदस्सिर गालिबन घुटनों में सर दिए सिसकियों से रो रहा था और दुआया अंदाज में कुछ बुड़बुड़ा रहा था। वो चौड़े सीने वाला एक बाहिम्मत और सख्त जान पहाड़िया था, लेकिन फिल वक्त एक बच्चे की तरह बिलक रहा था। ये संगीन तरीन हालात की सितम जरीफी ही थी कि एक कड़ियल जवान यूं बेचारगी से आंसू बहा रहा था। आदिल की सोचें एक बार फिर शहजादी और सरसरमत के गिर्द घूमने लगी। इन संगीन हालात में इस तरह लाताल्लुक पड़े रहना उसे किसी तरह गवारा नहीं था। उसे अपने जिस्म की नातवानी पर झुंझलाहट महसूस होने लगी। अपनी हाँपी हुई सांसों पर उसे तैश आने लगा। चंद मिनट इसी तरह गुजरे। आदिल आंखें बंद किए पड़ा रहा और मुदस्सिर की दुआया बुड़बुड़ाहट सुनता रहा। फिर उसे महसूस हुआ कि कोई खेमे में दाखिल हुआ है। ये हुमायूं ही था। मुदस्सिर ने लर्जा आवाज में पूछा, क्या हुआ बाबूजी? जवाब में हुमायूं की आवाज सुनाई ना थी। मुदस्सिर गालिबन उठकर खड़ा हो गया था। वो दिलदोज अंदाज में चिल्लाया, आप चुप क्यों हैं बाबूजी? क्या हुआ? अल्लाह को यही मंजूर था। हुमायूं की कराती हुई आवाज उभरी। मुदस्सिर धाड़े मार मार कर रोने लगा। वो पुकार रहा था, फिरोजा, फिरोजा। इसके साथ साथ वो शायद खेमे से निकलने की कोशिश भी कर रहा था। हुमायूं ने उसे संभाल लिया था, उसे बाजुओं के शिकंजे में कस लिया था। वो खुद भी आपदीदा था। उसने रोती हुई आवाज में कहा, वो तीनों मर गई मुदस्सिर, तीनों मर गई। आदिल पर इंकिशाफ हुआ कि जहरीली चीज खाने वाली एक लड़की नहीं थी, 3 लड़कियां थीं। बाकी 2 कौन थीं? अगला लम्हा भी इंकिशाफ अंगेज था, और यह ऐसा इंकिशाफ था जिसने आदिल को सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक पत्थर कर दिया। उसे लगा कि कायनात की गर्दिश थम गई है और वो खुद सैकड़ों टुकड़ों में तकसीम होकर फजाए बसीत में बिखर गया है। हुमायूं ने रोते हुए दिलफिकार लहजे में मुदस्सिर को बताया, हाँ शहजादी, फिरोजा, नसरीन, तीनों खत्म हो गई। ये 6-7 अल्फाज नहीं थे, 6-7 क़यामतें थीं जो चंद सातों में आदिल पर टूटी। कई लम्हे तक जैसे उसके जहन ने काम ही नहीं किया। फिर उसके हवास ने उसे बताया कि उसके जीने का जवाज खत्म हो चुका है। वो हस्ती अब नहीं रही जिसके लिए वो जिंदगी का जहर पी सकता था। वो मर गई है, चली गई है। कुछ वहशी दरिंदों के खौफ से उसने अपनी जिंदगी को अपने हाथों से खत्म कर लिया है। आने वाले दिनों के सारे हसीन सपने वो अपने साथ लेकर मौत के अंधेरों में उतर गई है। अब वो कभी नहीं हंसेगी। अब वो कभी उसकी चूड़ियों की छन छन नहीं सुन सकेगा। अब वो कभी उसका रेशमी लम्स महसूस नहीं करेगा। जिंदगी 100 बरस भी हुई तो ये आग के 100 समंदरों में से गुजरने जैसी होगी। तो फिर वो क्यों जिएगा? लेकिन क्या वो वाकई मर गई? कहीं उसके तखय्युल ने उसे कोई भयानक मंजर तो नहीं दिखाया? कहीं वो अभी तक बेहोशी के अंधेरों में तो नहीं है? वो चिल्लाकर उठ बैठा। वो हुमायूं पर झपटा। उसने हुमायूं का गिरबान पकड़ लिया, अपने सीने की पूरी ताकत से गरजा, हुमायूं, क्या बकवास कर रहे हो? शहजादी का नाम क्यों ले रहे हो? क्या हुआ है उसे? मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ उसे? मुझे सच बताओ, क्या हुआ है उसे? उसने हुमायूं को झंझोर डाला, उसकी कमीज फाड़ दी। हुमायूं का चेहरा गम व अलम की बेमिसल तस्वीर था। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी अश्कबार आंखों में आदिल को अपनी जिंदगी की सबसे भयानक खबर नजर आ गई। आदिल मछली की तरह तड़पा और बाहर की तरफ लपका। हुमायूं ने उसकी कमर में दोनों हाथ डाले और पूरी ताकत से उसे रोका। नहीं आदिल, गोली चल रही है, रुक जाओ। वो रुकने वाला कहां था? उसके सीने में तो हजारों टन बारूद के धमाके हो रहे थे। वो हुमायूं को घसीटता हुआ खेमे से बाहर आ गया। शहजादी, शहजादी, वो फेफड़ों की पूरी ताकत से चिल्ला रहा था। अब दिन का उजाला फैल चुका था। बर्फ पर लाशें बिखरी थीं और खून जमा हुआ था। हर तरफ फायरिंग की समाज शिकन तड़तड़ाहट थी और गोलियों के होल बिखरे हुए थे। चट्टानों की दूसरी तरफ पाउंदों ने और नशेब की तरफ कैंप के बचे खुचे गार्ड्स ने पोजीशनें ले रखी थीं। आदिल को साफ महसूस हुआ
सनसनाती गोलियां उसके सर और कंधों के करीब से गुजर रही हैं। वो मौत की सरगोशियां सुना रही थीं, लेकिन मौत की परवाह अब किसे थी? वो शहजादी को देखना चाहता था। वो हुमायूं को अपने साथ घसीटता चला जा रहा था और फिर एक बड़ी चट्टान के पीछे एक साइबान के नीचे उसे कुछ जिस्म नजर आए। वो बर्फ पर बिछे मैट्स पर साकित पड़े थे। पहला जिस्म किसका था? पहला जिस्म सर सरमत का था। उनके सीने पर ऐन दिल के मकाम पर 2 सुर्ख फूल खिले हुए थे। गोलियां उन्हें चीर कर गुजर गई थीं। उनका जबड़ा एक सफेद पट्टी से बांध दिया गया था। उससे अगली लाश मुदस्सिर की जवां साल बीवी फिरोजा की थी और उससे अगली शहजादी की। उसका रंग हल्दी और जाफरान से ज्यादा जब्त था। वो जैसे अधखुली आंखों से साहिबान को देख रही थी। ग्लूकोज की ड्रिप की सुई उसके बाजू से निकालकर उसके सीने पर रख दी गई थी। शहजादी! आदिल दर्द और कर्ब में डूब कर चिल्लाया। एक गोली उसके बाजू को छेदती हुई गुजर गई। अब हुमायूं के अलावा मुश्ताक और एक तीसरे शख्स ने भी आदिल को जकड़ लिया था। वो उसे गोलियों की बराह रास्त जद से निकालना चाह रहे थे। वो उसे ताकत से खींचते हुए कुछ पीछे ले आए। आदिल गिर गया। हुमायूं और मुश्ताक भी गिर गए। मुझे छोड़ दो, मुझे मरने दो। आदिल की आवाज फरते अलम से फटकर नाकाबिल शनाख्त हो गई थी। हुमायूं भी अब तैश में था। उसने एक झटका देकर अपना गिरेबान आदिल के हाथ से छुड़ाया और बोला, अगर मरना ही है तो फिर उनको मार कर मरो जिन्होंने शहजादी को मारा, सर को मारा। गोलियों की एक बौछार उनके सरों पर से गुजर गई। वो गिरे पड़े थे। अगर खड़े होते तो शदीद छलनी हो जाते। फिर आदिल ने देखा, बुलंदी से करी शक्लों वाले कुछ पाउंदे राइफलें और छोटी कुल्हाड़ियों के सोते खेमों की तरफ लपक रहे थे। आदिल ने धुंधलाई हुई नजरों से देखा। हां, यही थे जिन्होंने सर सरमत को मारा, शहजादी को मारा। यही तरिंदे थे और उनका सरगना वो कमीना मलकाने ज्यादा था। आदिल ने अनवर की लाश के पास से एक राइफल उठाई और अंधाधुंध पाउंदों की टोली की तरफ भागा। उसे कुछ मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहा है और इसका नतीजा क्या निकलेगा। उसे यह भी याद नहीं था कि अभी कुछ देर पहले उसकी टांगें नीम जान थीं और वो अपने बाजुओं को ठीक से हरकत नहीं दे पा रहा था। उसे वो गोली भी याद नहीं थी जो कुछ देर पहले उसके बाजू में उतरी थी और शायद ये भी याद नहीं था कि जिंदगी नाम की भी कोई चीज होती है। पाउंदे उसकी तरफ लपक रहे थे और वो उनकी तरफ लपक रहा था। फिर उसने ट्रैगर दबा दिया। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चली। वो चिंगाड़ता गया और भागता गया। उसने पाउंदों को जख्मी हो होकर गिरते देखा। उसके अपने बाजुओं में भी एक और अंगारा उतरा, लेकिन वो रुका नहीं। कमोबेश 5 पाउंदों को ढेर करते हुए वो एक कद्दे आदम चट्टान की ओट में गिरा। उसकी राइफल खाली हो चुकी थी। उसने देखा कि हुमायूं भी कहर बनकर उसके पीछे आ रहा है। उसने ऑटोमेटिक राइफल के 2 भरे हुए मैगजीन आदिल की तरफ फेंके और खुद आदिल से भी चंद कदम आगे जाकर एक पत्थर के पीछे पोजीशन ले ली। किसी ने आदिल के शाने के साथ शाना मिलाया। आदिल ने देखा यह फिरोज का शौहर मुदस्सिर था। उसकी आंखों में भी शोले रख्सा थे। चार्ज करने के दौरान में कारतूस के 2-3 छर्रे मुदस्सिर की कलाई में लगे थे। खून बह रहा था, लेकिन उसे कोई एहसास नहीं था। हुमायूं ने आदिल को मुखातिब करते हुए पुकारा, आदिल, उस सामने वाली चोटी पर उनकी गन है। वही सबसे ज्यादा मार मर रही है, उसको नहीं छोड़ना। इसके साथ ही हुमायूं उठकर भागा। उसका यह इकदाम निहायत पुरखतर था, लेकिन खतरे की परवाह शायद अब उन तीनों को नहीं थी और आदिल को तो बिल्कुल भी नहीं थी। एक लहजा जाया किया बगैर वो भी हुमायूं के पीछे लपका। अकब से मुदस्सिर ने उन्हें कवर फायर दिया। आदिल और हुमायूं दौड़ते गिरते और उठते बर्फीले टीले की चोटी पर पहुंच गए। वो जख्मी शेरों की तरह पाउंदों के उस मोर्चे पर झपटे। यहां एक MG-42 मशीन गन थी और 6 के करीब अफराद थे। ये सब निहायत साख्ते लुटेरे और कातिल थे, लेकिन आदिल और हुमायूं की दीवानी झपट ने उन्हें चंद सेकंड्स के लिए मिसमराइज कर दिया था। गालिबन इसी कैफियत में वो अपनी खतरनाक जर्मन मशीन गन का भरपूर इस्तेमाल भी नहीं कर पाए थे। आदिल और हुमायूं ने 3-4 सेकंड के अंदर 40 के करीब गोलियां बरसाईं और उन्हें भून कर रख दिया। उनमें से फकत एक जान बचाकर भागा। वो पाउंदा नहीं लगता था। आदिल ने उसे पहचान लिया। वो दराज कद नासिर था। वो हवास बाख्ता होकर मुखालिफ समत में दौड़ा। आदिल ने एक लहजा जाया किए बगैर उसकी पुश्त पर गोली चलाई। राइफल में से ठक की आवाज निकल कर रह गई।
मैगजीन खाली हो चुका था। दूसरा मैगजीन लगाने की मोहलत नहीं थी। आदिल राइफल की नाल की तरफ से पकड़कर नासिर के पीछे भागा। सिर्फ 15-20 कदम भागकर उसने चा लिया। वो आदिल के नीचे औंधा गिरा और ढलवान बर्फ पर दोनों दूर तक फिसलकर एक बर्फाब गड्ढे में गिरे। यहां गोलियों की बौछारें बेअसर थीं। नासिर ने पलटकर देखा तो उसे आदिल की आंखों में अपनी मौत नजर आई। इससे पहले कि वो कुछ कहता, आदिल ने जुनूनी अंदाज में राइफल को लाठी की तरह नासिर के सर पर रसीद किया। आनी दस्ते ने उसकी पेशानी फाड़ दी। वो गिगियाया, आदिल, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो लड़ाई रुकवाने लगा। बकवास बंद कर, आदिल चिंघाड़ा। मैंने सब कुछ सुना है। तू कातिल है, गद्दार है। कुत्ते की मौत मारूंगा तुझे। ये वही नूरी नत था जो उसके दिलो दिमाग में बसा हुआ था। उसने पैर दर पे राइफल के दस्ते की 3 ज़रबे उसके सर पर लगाई। वो लहू में नहा गया और घुटनों पर गिर गया। तूने मारा है मेरी शहजादी को, तूने, आदिल दीवानी आवाज में बोला। नासिर की आंखों में हरास और दहशत के सिवा और कुछ नहीं था। उसने एक बार फिर उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन अब वो इस काबिल नहीं रहा था। आदिल की 2 और ज़रबों ने उसकी खोपड़ी तोड़ डाली। सफेद खून में सफेद मगज की झलक नजर आई। लाली गांव का बददिमाग छोटा चौधरी जिंदगी की रमक से खाली हो चुका था। चंद सेकंड बाद हुमायूं और मुदस्सिर भी भागते हुए आदिल के पास पहुंच गए। उन तीनों की टांगे पिंडलियों तक बर्फीले पानी में डूबी हुई थीं। दर हकीकत MG-42 मशीन गन वाले मोर्चे पर कब्जा करके उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी। ये जगह काफी बुलंदी पर थी। पाउंडों की बाकी पोजीशन यहां से साफ दिखाई दे रही थी। अब अगर एक भरपूर हमला और किया जाता तो न सिर्फ पाउंडों का घेरा टूट जाता, बल्कि वो तहस नहस भी हो जाते। आदिल, हुमायूं और मुदस्सिर की गैर मामूली दिलेरी व जांबाजी ने कैम्प के बचे खुचे अफराद के हौसले भी बढ़ा दिए थे। तकरीबन 10 मकामी व गैर मकामी अफराद अब आदिल और हुमायूं के साथ थे और मरने या मारने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उनका लीडर वर्जिशी जिस्म और तमतमाते चेहरे वाला एक नौजवान था। उसकी आंखों में आग थी और पेशानी पर सुर्ख पट्टी बंधी हुई थी। हुमायूं की खामोश आंखों में एक नीली आग थी, शायद वही आग जो पिछले 350 बरस से उसके खून में सफर कर रही थी। राजपूतों की औरतें मर गई थीं और वो खुद भी मर गए थे। औरतें जो आज भी मर गई थीं, लेकिन इंतकाम लेने वाले अभी जिंदा थे। क्या आज वो अधूरा काम मुकम्मल हो सकेगा? क्या आज वो काम पाया तकमील को पहुंच सकेगा? यकीनन हुमायूं की आंखों जैसी आग आदिल की आंखों में भी रोशन थी, लेकिन उसे अपनी आंखें नजर नहीं आ रही थीं। हां, अपने रुखसारों पर रेंगने वाले आतिशी आंसुओं की हिद्दत वो जरूर महसूस कर रहा था। सर सरमत और शहजादी की लाशों को देखने के बाद जिंदगी और मौत में उसके लिए जर्रे बराबर का फर्क नहीं रहा था। वो बौखलाए हुए हैं, हमें उनको संभलने का मौका नहीं देना चाहिए, हुमायूं मुहीब आवाज में बोला। एक पठान पोर्टर ने कहा, अगर हम 2 टोलियों में बट जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। एक टोली चक्कर काटकर दाएं तरफ चली जाए, वो वहां से फायरिंग शुरू करे तो हम सामने से हल्ला बोलते। एक दूसरे शख्स ने कहा, यार थोड़ा इंतजार किया जाए, उनको आगे आने का मौका दिया जाए। तीसरे शख्स ने कोई और बात कही। ये बातें जैसे किसी दूर दराज गूंज की तरह आदिल के कानों से टकरा रही थीं। वो हर हिकमत अमली और मसलहत के मरहले से गुजर चुका था। उसके कानों में बस शहजादी की आखिरी हंसी थी, उसकी आंखों में बस उसकी आखिरी झलक थी। वो अपनी राइफल से नया मैगजीन अटैच कर चुका था। अपने साथियों की तरफ देखे बगैर, एक लफ्ज भी कहे बगैर, वो अपनी जगह से उठा और पाउंडों की पोजीशन की तरफ दौड़ा। एक लम्हे साकित रहने के बाद हुमायूं और मुदस्सिर भी उसके पीछे दौड़े। अब बाकियों के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं रह गया था। उन सब ने उन तीनों को फॉलो किया। ललकारे मारते और गोलियां बरसाते वो पाउंडों की पोजीशन की तरफ दौड़े। सच ही कहते हैं कि लड़ाई के मैदानों में किस्मत हमेशा दिलेरों का साथ देती है, और ये तो दिलेरी से भी आगे की बात थी, एक जुनून। सामने से गोलियों की बाड़ें आईं। करीबो जवार अंधाधुंध धमाके से गूंजे। आदिल, हुमायूं के साथियों में से 2-3 अफराद जख्मी होकर गिरे। बाकी ललकारते हुए पाउंडों की पोजीशन पर जा पड़े। पहले गोलियां चली, फिर 10 ब 10 लड़ाई हुई।
राइफलों की संगीनें चमकी, कुल्हाड़ियां लहराईं, तेजधार चाकू मुतहर्रिक हुए, गोश्त से लोहा टकराया, जिस्मों से खून उछला, जुनून गालिब आ गया, हरास पसपा होता चला गया। हमेशा से ऐसा होता आता है, हमेशा ऐसा होता रहेगा। जिनकी जिंदगियां लुट जाती हैं, जिनकी कश्तियां चल जाती हैं, जिन्हें अपने प्यारों को अपने हाथों से मारकर असियतनाक मौत से बचाना पड़ता है, वो फिर खुद भी जिंदगी से दूर चले जाते हैं। उनको मरने का डर नहीं रहता, और तारीख गवाह है, जिनको मौत का डर नहीं रहता वो अपने दुश्मनों की जिंदगियों के मालिक बन जाते हैं। पाउंदे तादाद में कसीर थे। उनके पास वक्तन फवक्तन सयाहों से लूटा हुआ और बॉर्डर से खरीदा हुआ जदीद असला था। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि शायद कि उन पर ऐसा मौलिक हल्ला बोला जाएगा। उनमें से बहुत से जख्मी हुए, बहुत से मौके पर ही मारे गए, और बाकी महासरा छोड़कर भाग निकले। मौत का संदेशा लेकर सरसराती हुई गोलियों ने उनका ताक़ुब किया, और वो जख्म खा खा कर बर्फ पर गिरे। उनमें से कम ही थे जो बचकर निकले। आदिल दीवानों की तरह किसी को ढूंढ रहा था। वो उनके सरगना मालकाने ज़ादे को ढूंढ रहा था, वही बदखसलत शराबी जिसने लाहौर की गली कूचों तक उसका ताक़ुब किया था। वो आदिल के मामू का कातिल था, और आसिम को शदीद जख्मी करने वाला वही था। इसके अलावा शहजादी को इस बर्फिस्तान तक पहुंचाने और फिर जिंदगी से दूर कर देने की जिम्मेदारी भी उसी शैतान सिफत शख्स पर आती थी। और फिर वो आदिल को मिल गया। वो गोलियों से छलनी हो जाने वाली लाशों के नीचे पड़ा था, और खुद भी लाश में तब्दील होने वाला था। उसकी नाफ और पेट में पूरा एक पर्स लगा हुआ था। आदिल ने मजीद देखा, मालकाने ज़ादा के शराबी चेहरे और उसकी गर्दन पर खरोंचों के 2-3 दिन पुराने निशानात थे। उसके करीब ही बर्फ पर एक झुमका और जनाना सैंडल भी नजर आया। यकीनन ये सरकर्दा पाउंदा मकामी गैर मकामी औरतों की असमत तरी में भी मुलव्विस रहा था। झुमका तो किसी मकामी लड़की का था। ऐसी कई लड़कियां सनातरा बरादरी के मकामी दोस्त खानदानों में शामिल थीं। सैंडल देखकर आदिल को शक हुआ, ये सहाफी खातून या फिर और्ट्स की बेटी डॉर्थी का था। मालकाने ज़ादा आखिरी सांसें ले रहा था। एक हरीस दुनियादार की तरह वो अब भी जीना चाह रहा था। उसकी आंखों में अब भी बच जाने और जीने की ख्वाहिश थी। आदिल की आंखों में शोले थे। उसने राइफल उठाई और मालकाने ज़ादे की उस ख्वाहिश के दर्जनों टुकड़े कर दिए। उसने बेरहम पाउंदे के चेहरे पर 7mm के 2 बर्स्ट मारे और उसके नकूश उड़ाकर रख दिए। उसके बाद भी वो रुका नहीं। उसने करीब पड़ा हुआ एक शिकारी चाकू उठाया और मालकाने ज़ादे पर पिल पड़ा। वो उसकी छाती पर पैर दर पे वार करता रहा और पुकारता रहा, तूने मेरी शहजादी की जान ली, तूने सरमत की जान ली। फिर यकदम उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे कुछ खबर नहीं थी कि उसके बाजू पर 2 गोलियां लग चुकी हैं और जख्मों से लगातार खून बहता रहा है। वो तो पहले ही शदीद नकाहत और नातवानी के घेरे में था। खून का मुसलसल इखराज उसे बिल्कुल नीम जां कर चुका था। वो तेवरा कर मालकाने ज़ादा की लाश के ऊपर ही गिरा। बेहोशी ने फिर उसे ढांपना शुरू कर दिया था। वो इस हालत में भी बुड़बुड़ा रहा था, शहजादी, शहजादी। कुछ देर बाद उसकी बुड़बुड़ाहट खत्म हो गई। उसके करीबी हुमायूं किसी मुजस्मे की तरह साकित व जामिद खड़ा था। उसकी सुर्ख अंगारा आंखों में अब नमी थी। वो यकटुक मालकाने ज़ादे की लाश को देख रहा था। उसके दिल ने हमेशा ये गवाही दी थी कि इस बदमाश आमिल की रगों में उन्हीं बेरहम कातिलों का खून है जिन्होंने जन और जमीन के लालच में उसके कबीले को ताराज किया था। मालकाने ज़ादा कातिलों का वारिस था और हुमायूं मकतूलों का। और आज कई सदियों बाद वो एक नए रूप में एक दूसरे के सामने मौजूद थे। आदिल एक बार फिर बेहोशी के हिसार में था। उस हिसार में फिर नीम बेहोशी के छोटे छोटे वक्फे भी आ रहे थे। ऐसे ही एक वक्फे के दौरान में उसने हेलीकॉप्टर के परों की फड़फड़ाहट महसूस की और उसे यूं लगा कि उसके जख्मी बाजू पर कोई तेज धार आला कट लगा रहा है। उसने खुद को किसी हंडोले में झूलते हुए महसूस किया। फिर नीम बेहोशी का एक ऐसा वक्फा आया जब उसे लगा कि रात है और वो किसी तेज रफ्तार गाड़ी में सफर कर रहा है। मिली जुली आवाजें थीं जो गाहे बगाहे उसकी समाज से टकराती थीं। सरसरमत और शहजादी की लाशों का मंजर उसके जहन में नहीं था,
لیکن یہ احساس ضرور تھا کہ اس کے ساتھ بہت کچھ خوفناک ہو چکا ہے، کوئی بہت گھمبیر حادثہ۔ وہ عالم بے ہوشی میں بھی اس حادثے کا بوجھ اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا۔ ایک بار جب اس کی بے ہوشی کی شدت کم ہوئی، اس کے نتنوں سے اسپرٹ کی تیز بو ٹکرائی۔ وہ کسی نرم بستر پر تھا۔ اسے سر سرمت اور شہزادی کی لاشیں یاد آئی۔ اسے سر سے پاؤں تک ایک آتشی غم نے ڈھانپ لیا۔ کہیں وہ اس کا تصور تو نہیں تھا، جاگتی آنکھوں کا خواب تو نہیں تھا۔ وہ بری طرح تڑپا۔ اس نے نیم بے ہوشی کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی اور نکل آیا۔ اس کی دھندلائی ہوئی نگاہوں کے سامنے ایک سفید چھت تھی۔ 2-3 افراد اس پر جھکے ہوئے تھے اور ان کے چہرے عادل کو اپنے سامنے نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک چہرہ کسی نرس کا تھا۔ سفید کوٹ والے ایک ادھیڑ عمر شخص نے اپنا ہاتھ نرمی سے اس کے سینے پر رکھا اور بولا، نہیں، لیٹے رہو، ابھی اٹھنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ وہ زور لگا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے زخمی بازو اور سر میں شدید چوٹیں تھیں۔ اسے پہلا احساس یہی ہوا کہ اس کا جسم اب پہلے کی طرح مفلوج نہیں ہے۔ اس کا گلا آنسوؤں سے بھر گیا۔ وہ زور لگا کر بولا، میں کہاں ہوں؟ ہمایوں کہاں ہے؟ تایا جی کہاں ہیں؟ ادھیڑ عمر ڈاکٹر بولا، وہ بھی یہی ہیں، وہ ابھی تم سے ملنے آتے ہیں، لیکن ابھی تم لیٹے رہو۔ مجھے بتاؤ میں کہاں ہوں، باقی سب کہاں ہیں؟ وہ چنگاڑا، تم اس وقت راولپنڈی کے ہسپتال میں ہو، ہمایوں اور تمہارے تایا بھی یہی ہیں۔ عادل کے ذہن میں سر سرمت اور شہزادی کی لاشوں کا منظر آسمانی بجلی کی طرح چمکا اور اس کی ہمت اور برداشت کو خاکستر کر گیا۔ وہ دل دوز لہجے میں پکارا، کہاں ہے میرے سر؟ کہاں ہے شہزادی؟ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہمایوں کو بلاؤ، ہمایوں بھائی، ہمایوں بھائی۔ وہ چلانے لگا۔ 10-15 سیکنڈ پہلے اسے اپنی کلائی میں چبھن محسوس ہوئی تھی۔ شاید اسے کوئی دوا انجیکٹ کی گئی تھی۔ اس دوا کا اثر تیزی سے اس کے خون میں شامل ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی پلکوں پر بوجھ محسوس کیا۔ ذہن میں دھن سی بھرنے لگی۔ اس نے بے قرار ہو کر بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر بس ٹانگوں کو حرکت دے کر رہ گیا۔ کسی نے اس کی پشت پر مضبوطی سے ہاتھ رکھا اور اس کے گرتے ہوئے جسم کو سہارا دے کر بستر پر لٹا دیا۔ وہ عجیب سے شب و روز تھے۔ عالم بے خبری میں بھی اس کے ذہن میں یہ احساس موجود تھا کہ اسے گاہے بگاہے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے اس کا ذہن ایک سکون بخش تاریکی میں ڈوب جاتا ہے۔ 1-2 بار اسے یوں بھی محسوس ہوا کہ وہ سفر میں ہے۔ پھر ایک بار اسے اپنے بالکل قریبی ہمایوں کی آواز بھی سنائی تھی۔ اس نے اپنے حواس پر چھائی ہوئی دبیز دھن میں سے نکلنے کی کوشش کی اور جزوی طور پر کامیاب ہوا۔ اسے لگا کہ شاید وہ سر سرمت کے گھر میں ہے۔ اگر وہ سر سرمت کے گھر میں تھا تو پھر یقیناً لاہور پہنچ چکا تھا۔ کھڑکی سے باہر اسے ایک چھوٹا ٹریکٹر نظر آیا اور وہ سرسبز کھیت بھی نظر آیا جس میں سر سرمت اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتے تھے۔ اس کے گلے میں ایک بار پھر آنسوؤں کا آبشار گرنے لگا۔ ہمایوں بھائی، کہاں ہو تم؟ ہمایوں بھائی۔ چند لمحے بعد اسے دروازے میں ہمایوں کی غمزدہ صورت نظر آئی۔ یوں لگتا تھا کہ اس نے 10-15 روز سے شیو نہیں کی۔ اس کے ایک ہاتھ پر ابھی تک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ پٹی یقیناً اس خون ریزی لڑائی کا نتیجہ تھی جو نوبل راک کی قریبی ڈھلوانوں پر ان کے اور پاؤندوں کے درمیان ہوئی تھی۔ دروازے کی دوسری جانب سر سرمت کا ایک ملازم نظر آیا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھا تھا اور غم کی تصویر نظر آتا تھا۔ ہمایوں بستر پر بیٹھ گیا اور عادل کو گلے سے لگا لیا۔ دونوں سسک اٹھے۔ 15-20 سیکنڈ اسی طرح بیٹھے رہے۔ پھر عادل نے دلدوز آواز میں پوچھا، ہمایوں بھائی، کہاں چھپا دیا ہے میرے سر کو؟ وہ آنسو پوچھ کر بولا، وہ جہاں بھی ہیں بہت خوش ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری نسبت بہت اچھی جگہ پر ہیں۔ اللہ اپنے ایسے بندوں کو شاید ساری تکلیفیں دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ عادل زار و قطار روتے ہوئے بولا، اور شہزادی؟ ہمایوں نے دلاسا دینے والے انداز میں اس کی پشت تھپکی اور اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ اسی دوران میں ادھیڑ عمر ڈاکٹر اور جوان سال نرس کی شکل دوبارہ نظر آئی۔ ڈاکٹر نے ذرا تحکم سے کہا، ہمایوں، آپ باہر جاؤ۔
میں نے کہا بھی ہے کہ ابھی اس کے لیے کوئی جذباتی ہلچل ٹھیک نہیں ہے۔ ہمایوں آنسو پونچھتا ہوا باہر نکل گیا۔ عادل کو اندازہ ہوا کہ نرس اسے پھر انجیکشن لگانا چاہ رہی ہے۔ اس نے انجیکشن لگوانے سے انکار کر دیا، تاہم ڈاکٹر نے اسے سمجھایا بجھایا اور اصرار کر کے انجیکشن لگا دیا۔ عادل خود بھی محسوس کرنے لگا تھا کہ اس کا سر درد سے پھٹنے لگا ہے۔ شاید ابھی یہ انجیکشن اس کے لیے ضروری تھے۔ وہ ستمبر کی آخری تاریخوں کی ایک نیم خنک رات تھی۔ آج شاید عادل کو انجیکشن نہیں لگایا گیا تھا۔ اس کے حواس پر چھائی ہوئی دبیز دھند آج کچھ چھٹی ہوئی تھی۔ وہ بستر پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کا ہاتھ ہمایوں کے ہاتھوں میں تھا۔ ہمایوں نے اسے بتا دیا تھا کہ سر سرمت نے کن حالات میں اور کیسے جان دی۔ اس نے بتایا تھا کہ آخری لڑائی سے 2 دن پہلے صبح کے وقت اس نے دیکھا تو سر سرمت اپنے خیمے میں موجود نہیں تھے۔ ان کی بیساکھیاں بھی کہیں نظر نہیں آئیں۔ وہ سر کو ادھر ادھر تلاش کرتا رہا۔ پھر اسے سر کے بیگ کے نیچے ایک کاغذ دبا ہوا نظر آیا۔ یہ سر کا لکھا ہوا تھا۔ یہ خط کچھ اس طرح تھا: ہمایوں اور کرسٹل، تم لوگ دیکھ ہی رہے ہو کہ حالات کیا سے کیا ہو گئے ہیں۔ اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں، بس قدرت کی طرف سے ایک سخت آزمائش ہے جو ہم پر آئی ہے۔ تم لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہے، مالکان زادہ اور اس کے ساتھی کچھ بھی سننے کو تیار نہیں۔ وہ بے دریغ مار رہے ہیں اور گھیرا تنگ کر رہے ہیں۔ ان کا پہلا مطالبہ یہی ہے کہ خناب گل کے قاتل کو ان کے حوالے کیا جائے۔ وہ عادل کو مانگ رہے ہیں۔ شاید یہ بات تمہارے اور کرسٹل کے لیے انکشاف کی حیثیت رکھتی ہو کہ پچھلے 3 روز سے میں مالکان زادہ کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ یہ رابطہ ایک واکی ٹاکی کے ذریعے ہو رہا ہے۔ میں نے مالکان زادہ سے کہا تھا کہ دونوں طرف سے جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ میں نے اسے آفر کی تھی کہ اگر وہ خون کا بدلہ خون چاہتا ہے تو میں خود کو اس کے حوالے کرنے کو تیار ہوں، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ اس کے بعد محاصرہ اٹھا لے گا اور پکڑے جانے والوں کو بھی رہا کر دے گا۔ ہاں، قیمتی سامان اور کیش وغیرہ کی صورت میں اس نے جو کچھ لوٹا ہے وہ اس کے پاس ہی رہے گا۔ آج رات مالکان زادہ نے 1-2 مزید شرطوں کے ساتھ یہ آفر قبول کر لی ہے۔ تم لوگ مجھے معاف کرنا۔ میں مزید جانی نقصان سے بچنے کے لیے اور آبرو ریزی کے اس گھناؤنے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے خود کو مالکان زادہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ مقتول خناب گل کا باپ رواج کے مطابق مجھے اپنے ہاتھ سے گولی مارنا چاہتا ہے۔ میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں۔ میری عمر اس وقت 60 سال ہے اور شکر الحمدللہ میں نے ایک بھرپور زندگی گزاری ہے۔ اگر اپنے بچے بچیوں کے لیے مجھے اپنی جان دینی پڑتی ہے تو میرے لیے اس سے اچھا سودا اور کوئی نہیں۔ اندیشہ صرف ایک بات کا ہے اور وہ یہ کہ مالکان زادہ اپنے وعدے سے پھرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ بات ممکن ہے کہ مجھے مارنے کے باوجود وہ کیمپ کا محاصرہ ختم نہ کرے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر تم لوگ اپنا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہو، لیکن میرے بچوں، یہ میرے دل کی گواہی ہے کہ اگر پاؤندوں نے اور مالکان زادہ نے یہ بد عہدی کی تو ان پر ضرور اللہ کی مار آئے گی۔ وہ بدترین شکست کا شکار ہوں گے اور تم دیکھ لینا ایسا ہی ہوگا۔ میں نے ایک خط علیحدہ سے اپنی شریک حیات فائزہ کے لیے بھی لکھ دیا ہے اور اس میں اسے ضروری ہدایات بھی دے دی ہیں۔ تم جانتے ہو میں اس کی طرف سے بھی بالکل مطمئن ہوں۔ اب میں جا رہا ہوں اس خواہش اور دعا کے ساتھ کہ میری اس چھوٹی سی حقیر قربانی کے بدلے اللہ تعالیٰ تم بچوں کی زندگیوں کو محفوظ بنائے اور انہیں خوشیوں اور راحتوں سے بھر دے۔ خدا حافظ۔ یہ خط پانے کے بعد ہمایوں دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سرمد صاحب نے اپنی تحریر میں صاف لکھا تھا کہ وہ حجت پوری کر رہے ہیں، ورنہ انہیں اس بات کا شدید اندیشہ ہے کہ مالکان زادہ کی طرف سے بد عہدی سامنے آ سکتی ہے۔ اور پھر یہی ہوا۔ دن کا اجالا پھیلنے کے کچھ ہی دیر بعد اوپر چٹانوں کے پیچھے گرینڈل مالکان زادہ نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ ایک اور مسلح شخص بھی تھا۔ مالکان زادہ نے سرمد صاحب کو ایک ڈھال کی صورت میں اپنے سامنے رکھا ہوا تھا۔ مالکان زادہ کی آٹومیٹک M16 رائفل سر سرمد کی کنپٹی سے چھو رہی تھی۔ سر سرمد کا دوسرا بازو مالکان زادہ کے ساتھی کی گرفت میں تھا۔
मालकानी ज़ादा ने मकामी जबान में पुकार कर कहा, चाचा, ये अकेला खन्नाब गुल का कातिल नहीं है। हुमायूं और आदिल भी इस कत्ल में बराबर के हिस्सेदार हैं। वो भी खुद को हमारे हवाले करें, उसके बाद ही हम कोई रियायत दे सकते हैं। हुमायूं ने पुकार कर कहा था, तुम अपनी बात से फिर रहे हो। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे किसी तरह का समझौता किया जाए। मालकानी ज़ादा बोला, और तुम भी इस काबिल नहीं हो। तुम्हारे पास है क्या कुछ देने के लिए? जो कुछ भी है वो हम अपने जोर पर हासिल कर सकते हैं। सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत बचत चाहते हो तो अपने हथियार फेंक कर और अपने कमीने दोस्त को लेकर ऊपर आ जाओ। ये मुकालमा 2-4 मिनट जारी रहा। मालकानी ज़ादा और उसका तनोमन साथी मुसलसल अपना दबाव बढ़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि हुमायूं और आदिल खुद को उनके हवाले कर दें, वरना सरमद साहब को शूट कर देंगे। सरमद साहब की जिंदगी हुमायूं के लिए हर शय से ज्यादा अजीज थी। उस वक्त आदिल बेहोशी की हालत में था, लेकिन हुमायूं तो होश में था और अपनी आंखों के सामने जीते जागते सरमद साहब को शदीद खतरे में देख रहा था। वो तजब्जुब में था कि क्या करे। दूसरी तरफ शायद सरमद साहब भी जान गए थे कि उनकी वजह से हुमायूं और आदिल की जिंदगियां दांव पर लग सकती हैं। उन्होंने इस बदली हुई सूरत हाल में वही किया जो उन जैसे बेखौफ और बाहिम्मत शख्स को करना चाहिए था। हुमायूं और उसके साथियों ने देखा कि अचानक सरमद साहब की एक बेसाखी हवा में लहराई और तनुमन शख्स के पिस्तौल वाले हाथ पर लगी। सरमद साहब अपनी बेसाखियों समेत पिस्तौल के ऊपर गिरे। उन्होंने पलटकर 2 फायर किए और खुद पर झपटते हुए पाउंडों को ढेर कर दिया। मालकानी ज़ादा ने चिंगाड़ कर सरमद के सर पर गोली चलाई। एक फायर उनके सीने पर लगा, लेकिन वो कमाल हिम्मत का मुजाहरा करते हुए मालकानी ज़ादा पर जा पड़े। दोनों ऊपर नीचे गिरे और गुत्थम गुत्था हो गए। हुमायूं और उसके साथियों ने आगे बढ़ना चाहा, मगर पाउंडों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। हुमायूं और उसके दीगर साथियों में से 2 अफराद शदीद जख्मी होकर गिरे। उसके बाद उन्होंने भी पोजीशन लेकर फायरिंग शुरू कर दी। दरमियान में मालकानी ज़ादा और सरमद साहब के बीच जिंदगी मौत की लड़ाई जारी रही थी। सरमद साहब उधेड़ उम्र थे, मालकाने दरमियानी उम्र का था और निस्बतन जानदार भी था। फिर भी सरमद साहब ने उसकी हैरान कुन मज़ाहमत की। वो पिस्तौल दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सके थे। शायद उसमें गोली फंस गई थी या फिर वो वैसे ही उनके हाथ से निकल गया था। वो अपनी पूरी ताकत से मालकाना ज़ादा की राइफल का रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे थे। फिर राइफल से एक और गोली चली। ये गोली भी सरमद साहब की छाती पर लगी। उन लम्हों में यूं महसूस हुआ जैसे सरमद साहब मुकम्मल तौर पर ज़ेर हो गए हैं, लेकिन नहीं, अभी उनकी गैर मामूली सख्त जानी वो सख्त कोशी उन्हें सहारा दे रही थी। वो शायद मरते मरते मालकानी ज़ादा को अपने साथ ले जाना चाहते थे। और फिर सबने देखा कि वो कामयाब हुए। राइफल का एक पूरा बर्स चला। उनमें से चंद गोलियां हवा में गईं। ज्यादातर मालकानी ज़ादा के पेट में पेवस्त हो गई। वो पुश्त के बल बर्फ पर गिरा। सरमद साहब अपनी अकलौती सेहतमंद टांग पर खड़े न रह सके और ढलवान पर लुढ़कते और फिसलते हुए नीचे आ गए। फायरिंग के दौरान में ही उन्हें उठाकर मोर्चे में लाया गया। वो सांस ले रहे थे। उनके चेहरे पर सुकून ही सुकून था। उस वक्त उन्होंने चंद बातें भी की थीं। उनकी निगाहें दूर कहीं जैसे मुस्तकबिल के पर्दों के पीछे झांक रही थीं। पेशानी पर अनोखी चमक थी। उन्होंने हुमायूं का हाथ दबाते हुए बड़े इत्मीनान से कहा था, फिक्र ना करना, ये आजमाइश अब ज्यादा देर नहीं चलेगी। मैं देख रहा हूं तुम कामयाब रहोगे। लेकिन वो कहते कहते रुक गए। फिर सांस दुरुस्त करके उन्होंने बात मुकम्मल की। मैं इसमें आदिल का भी किरदार देख रहा हूं, हुमायूं ने कहा था, मगर सर वो तो बेहोश पड़ा है। उन्होंने दूर कहीं देखते हुए अजीब अंदाज में कहा था, शायद वो ज्यादा देर बेहोश न रहे। हुमायूं भाई, कहाँ है शहजादी? वो खुद को संभाल कर बमुश्किल ये 5 अल्फाज कह पाया। फिर उसने आंसुओं की झिलमिलाहट की दूसरी जानिब देखा। दरवाजे में शहजादी नमूदार हो रही थी। वो हल्के गुलाबी फूलों वाली सफेद शलवार कमीज में थी। उसके हाथ में अभी तक वही चूड़ियां थीं जो आदिल ने बेहोश होने से पहले सहाफी लड़की के खेमे में देखी थी। शहजादी के चेहरे को एक दिलकश जर्दी ने ढांप रखा था। आदिल को कुछ पता नहीं चला। वो कब बिस्तर से उतरा, कब उसने दरवाजे तक का फासला तय किया, कब शहजादी की गहरी सियाह आंखों में झांका और कब उसे अपने साथ निपटा लिया।
वो जैसे उसके जिस्म का हिस्सा बन गई, उसके अंदर जज्ब हो गई। वो दीदनी मिलाप था। वो दोनों रो रहे थे, गिरदोपेश से बेखबर हो गए थे। शहजादी के बाल आदिल के चेहरे पर बिखर रहे थे। वो अपने होंठों पर शहजादी के भीगे चेहरे की नमी महसूस कर रहा था। हुमायूं उठकर खामोशी से बाहर निकल गया। आदिल को उस सवाल का जवाब तकरीबन 2 घंटे बाद मिला, जिसने उसके दिल और दिमाग की चूलें हिला डाली थीं। हुमायूं और आदिल को दोबारा तन्हाई मिली तो हुमायूं ने सुर्ख आंखों के साथ आदिल को बताया, तुम्हें याद है आदिल, तुमने खेमे में अपने बिछौने से उठकर ल्यूपिड के मुंह पर उसका गैस मास्क दुरुस्त किया था। हाँ हुमायूं भाई, थोड़ा थोड़ा तो याद है। उस वक्त मुझे ठीक से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आदिल, मैंने उस वक्त तुम्हें देख लिया था और जान लिया था कि तुम होश में आ गए हो। न सिर्फ होश में आ गए हो, बल्कि तुम्हारा सकता या फालिज भी बहुत हद तक खत्म हो गया है। तो तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम जान गए हो? तुमने भी तो नहीं बताया था। होश में आने के बावजूद आंखें बंद किए लेटे रहे थे। मैं उस वक्त खुद को बस 30-40% ही ठीक महसूस कर रहा था। होश में आकर भी मेरा सर चकरा रहा था और मेरे हाथ पांव बेजान थे हुमायूं भाई। हुमायूं ने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, मेरे दिमाग में वही सब कुछ चल रहा था आदिल, जो सर ने बताया था। हम जानते हैं आदिल कि उनकी कही हुई अक्सर बातें दुरुस्त साबित होती हैं। उन्होंने कहा था कि तुम इस आजमाइश से निकलने में बड़ा किरदार अदा करोगे, लेकिन कैसे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने तुम्हें बताया ही है, कुछ लोग तो पाउंडों के घेरे से पहले ही कैंप से निकलने में कामयाब हो गए थे। बाकी जो बचे उनमें से 25 के करीब मर चुके थे और कोई 40 के लगभग जख्मी पड़े थे। पाउंडों का घेरा तंग हो रहा था, किसी भी लम्हे सब कुछ मलियामेट हो सकता था। और फिर मेरे जहन में वो बात आई जिसके लिए मैंने तुमसे मुआफी मांगी है और जिसे मैं अपनी सख्त बेहिसी कहूंगा। मुझे वो सारी कहानी याद आई जो तारीख की कई किताबों में दर्ज है। हिंदू सालार का हमला, राजपूतों का अपनी औरतों को खत्म करना और खुद कट मरना। वो कहानी हमें बताती है कि जब जालिम का जुल्म इंतहा से बढ़ जाता है और जंग और जदल का बाजार गर्म होता है, कमजोर घेरे जाते हैं और ताकतवर घेर लेते हैं, तो फिर सबसे बड़ी आफत बच्चों और औरतों पर ही आती है। उस कहानी में भी यही कुछ हुआ था। वो मेरी माएँ बहनें नहीं थीं, लेकिन मेरी माओ बहनों जैसी तो थीं। जब उनके मर्दों ने मजबूर होकर उन्हें अपने हाथों से मार डाला तो फिर क्या हुआ? वो खुद भी जीते जी मर गए और उन्होंने अपने सर हथेलियों पर रख लिए। अपना सब कुछ लुटाने के बाद वो ऐसी दीवानगी से लड़े कि उन्होंने कुश्तों के पुश्ते लगा दिए और फिर आखिरी नतीजा उनके हक में ना निकला और वो सब के सब मारे गए। लेकिन उनकी जांफिशानी ने दुश्मन को लर्जा बरअंदाम कर दिया। वो मुद्दत तक उनकी दहशत के असर से ना निकल सके। वहां मुझे भी यही लगा आदिल कि मौत के उस घेरे को तोड़ने के लिए मुझे कम से कम 2-3 साथियों की जरूरत है। ऐसे साथी जो वाकई अपने सर हथेलियों पर रख चुके हों और मौत जिनके लिए बेमायने हो चुकी हो। फिर मैंने वो किया जो अब तुम्हारी समझ में आ चुका होगा। मैंने दिल पर पत्थर रखकर मुदस्सिर को 3 लड़कियों की मौत की इत्तला पहुंचाई और मैं उस वक्त जानता था कि तुम भी मेरी बात सुन रहे हो। मुझे पता था कि तुम दोनों पर और खास तौर से तुम पर शदीद तरीन रद्द अमल होगा, लेकिन यह रद्द अमल पैदा करने के सिवा मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। उस वक्त हमें होश नहीं, दीवानगी दरकार थी आदिल, और ये दीवानगी हमें मिली। शायद यही एक वजह है जिसके सबब मैं खुद को काबिल मुआफी समझ सकता हूं। तुम समझ रहे हो ना? हम मर तो वैसे भी रहे थे। अगर हम सरधड़ की बाजी लगा देते तो शायद कामयाब हो जाते। और फिर यही हुआ आदिल। हम नताइज से बेपरवाह होकर बस टूट पड़े और वो कर दिखाया जो बज़ाहिर नामुमकिन था। जब हमने बुलंदी पर रखी हुई MG42 पर कब्जा करके दिखाया तो कैंप के बचे खुचे जवान भी हमारे पीछे आए और बाजी मुकम्मल तौर पर पलट गई। आदिल हैरत से सुन रहा था। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे वो क़यामत खेज लम्हे याद आए जब मौत उसे एक बेमायने चीज महसूस हुई थी और उसके अंदर बहने वाले आग के दरिया ने उसके सामने आने वाली हर चीज को राख कर डाला था। वो दोनों कितनी ही देर खामोश रहे। शायद हुमायूं के जहन में भी वही मनाजिर चल रहे थे। तब हुमायूं ने बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हें याद है मैंने एक मर्तबा सरमद साहब के एक जैकी नामी शागिर्द का जिक्र किया था। आदिल ने चंद हमें सोचकर इस बात में सर हिला दिया।
हुमायूं बोला, जो बचे कुचे लड़के हमारे साथ शरीक हुए उनमें सबसे आगे वही जैकी था, वही जिसने माथे पर सुर्ख पट्टी बांध रखी थी। वो बड़ी बहादुरी से लड़ा आती। वो मार्शल आर्ट का एक बेहतरीन खिलाड़ी भी है। वो उस मुकाबले के तमाशाइयों में भी शामिल था जो नोबल रॉक पर हुआ और जिसे तुमने जीता था। वो अब कहाँ है? आदिल ने पूछा। 2 दिन पहले तक वो यहीं था, और वही नहीं, सरमद साहब के शागिर्दों और बेशुमार चाहने वालों का भी यहां तांता बंधा रहा है, और ये सिलसिला अभी तक जारी है। सरमद साहब को चाहने वाले और उनसे जिंदगी के लिए रहनुमाई हासिल करने वाले बाहर की दुनिया में भी मौजूद हैं। घड़ी का अलार्म बजने लगा। आदिल की दवा का वक्त हो गया था। हुमायूं ने इसरार करके उसे दवा खिलाई। उसके बाद उनकी गुफ्तगू जारी रही। आदिल ने नीम दराज होते हुए कहा, हुमायूं भाई, मुझे और मुदस्सिर को तो तुम्हारी इत्तला ने हर खतरे से बेनियाज कर दिया, लेकिन तुम्हें किस चीज ने दीवाना किया? वो कई सेकंड तक खामोश रहने के बाद ठहरे हुए लहजे में बोला, मैंने तुम्हें बताया था ना आदिल, मेरी दीवानगी बहुत पहले की है। शायद बदले की ये आग कई नस्लों से मेरे अंदर भड़क रही थी। मुझे पता था मेरे पास 2 ही रास्ते हैं। किसी रोज मैं इन पाउंडों से टकराऊंगा और उस आग को ठंडा करूंगा, या फिर इस आग में खुद जल मरूंगा। मालकाने ज़ादे को सरसरमत ने मारा और तुमने उसे ठंडा किया, लेकिन मुझे उससे इतना ही इत्मीनान मिला है जितना अपने हाथों से उसे कत्ल करके मिलता। यकीन करो, मुझे यही लगता है कि उसे अपने हाथों से जहन्नुम वासिल करने की मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। दोनों कुछ देर खामोश रहे। फिर आदिल ने हुमायूं से पूछा, क्रिस्टल कहाँ है? वो एयरपोर्ट गई है, अपने वालिदैन को सी ऑफ करने के लिए। उन्होंने उसे अपने साथ ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। सर की मौत ने उसे बहुत दुख पहुंचाया है। वो हर दूसरे रोज उनकी कब्र पर जाती है और देर तक बैठी रहती है। मुदस्सिर कहाँ है? आदिल ने दरियाफ्त किया। वो अभी एबटाबाद के अस्पताल में है। उसके पेट में एक गोली लगी थी और बाजू भी शॉटगन की फायरिंग से जख्मी हुआ था, लेकिन वो अब बिल्कुल ठीक है। फिरोजा भी अब सेहतयाब है, बल्कि उसकी तीमारदारी भी कर रही है। तुम्हारी तरह मैंने मुदस्सिर से भी हाथ जोड़कर मुआफी मांगी है। मैंने उसे फिरोजा की मौत की झूठी इत्तला दी थी। किसी वक्त सोचता हूं कि अगर तुम दोनों में से किसी को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी मुआफ न करता, जिंदगी भर पछतावे की आग में चलता रहता। आदिल ने कुछ देर तवक्कुफ किया, फिर गहरी सांस लेकर बोला, नहीं हुमायूं भाई, मैं समझता हूं तुमने जो कुछ किया ठीक ही किया। वक्त ने भी साबित किया कि वो ठीक ही था। उस वक्त हमें होश की नहीं, जोश की, बल्कि अंधे जोश की जरूरत थी। हम हर खतरे से बेनियाज होकर उनसे लड़े। और फिर हुमायूं भाई, उस बेनियाजी में तुम भी तो हमारे साथ शरीक थे। तुम्हें भी तो कुछ हो सकता था ना? वो जो हुआ ठीक ही हुआ। अगर वो ना होता तो यकीनन हम में से कोई यहां ना होता। आदिल और हुमायूं की गुफ्तगू जारी रही। हुमायूं की बातों से पता चला लियोपेड डोरथी और सहाफी लड़की समेत तकरीबन 16 गैर मुल्की उस मुसल्लह तसादुम में जान से गए हैं। पाउंडों के कब्जे में चली जाने वाली लड़कियों को बाजियाब करा लिया गया है। लॉर्ड ओर्स और उनके साथी, जो यहां एक सालाना इवेंट में शिरकत के लिए आए थे, अपने साथ 16 ताबूत लेकर वापस जा चुके थे। शुक्र का मकाम यह था कि पाउंडों के घेरे से पहले कुछ लोग कैंप से निकलने में कामयाब भी हो गए थे। ताहम ये लोग शदीद तूफान में रास्ता भटक कर राका पोशी की चोटी की तरफ निकल गए। वो सिर्फ 5 रोज पहले ढूंढे जा सके थे। इस मुसल्लह तसादुम में 18 के करीब मकामी लोग भी जान से गए थे। उनमें से कुछ सनातरी बरादरी के दोस्त फैमिलीज में से थे, कुछ मकामी पोर्टर्स और गार्ड्स थे। दराज़ चौधरी नासिर और उसके 2 साथी भी मरने वालों में शामिल थे। जख्मी होने वालों की तादाद भी 30 से कम नहीं थी। आखिरी लड़ाई के बाद पाउंडों की हलाकतें काफी बढ़ गई थीं। हुमायूं ने बताया कि मोहतात अंदाजे के मुताबिक 50 के करीब पाउंडे मौके पर ही जान से गए थे। कुछ जख्मी हालत में पकड़े गए थे। उनमें रमजी भी शामिल था, जो बादशाह 2-3 मुकदमात में वादा मुआफ गवाह बना। पुलिस ने इस मुसल्लह तसादुम के लिए दोनों तरफ के अफराद पर मुकदमात कायम किए थे। इस संगीन सूरत हाल की ज्यादातर जिम्मेदारी यकीनन पाउंडों पर ही आई थी। उनके खिलाफ लूटमार की शिकायत पहले से मौजूद थी। उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए कई जगह छापे मारे जा रहे थे। ये इत्तलात भी थी कि उनमें से कुछ लोग
पाक चाइना बॉर्डर की तरफ फरार हो गए हैं। आदिल और हुमायूं सरमद साहब की कब्र पर पहुंचे। तादेर वहां बैठे रहे और उन्हें अश्कों का नजराना पेश करते रहे। सरमद साहब की आखिरी आवाज आदिल ने वहीं कैंप में नीम बेहोशी के आलम में सुनी थी। वो अल्फाज अभी तक उसके कानों में गूंज रहे थे। सर सरमद ने डॉक्टर से मुखातिब होकर कहा था, प्लीज डॉक्टर, आदिल के लिए कुछ करें, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। उसे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो खुद हमेशा के लिए उससे रूठ गए थे। कब्रिस्तान से वापसी के बाद आदिल और हुमायूं जब सरमद साहब के घर पहुंचे तो वहां पुलिस की 2 गाड़ियां मौजूद थीं। ये लोग एक डीएसपी की क़यादत में आए थे। सरमद साहब के चाहने वालों में शहर के एक नामवर एडवोकेट इकबाल मलिक भी शामिल थे। वो भी हुमायूं वगैरह की मुआवनत के लिए मौके पर मौजूद थे। उन्होंने आदिल को बताया कि पुलिस उसका बयान कलमबंद करना चाहती है। इसके अलावा हुमायूं, क्रिस्टल और ताया फरासत से भी कुछ सवाल जवाब किए जाने थे। ये सारी कार्रवाई मुकम्मल होने में कई घंटे लग गए। पुलिस शाम के बाद वापस गई। हुमायूं ने सबको बताया कि इकबाल मलिक और उनकी टीम के होते हुए उन्हें कानूनी मामलात में किसी तरह भी परेशान नहीं होना चाहिए। करागरम के उस बर्फीले वीराने में होने वाले मुसल्लह तसादुम को अब कई रोज हो चुके थे। इसके बावजूद कई अखबारात में उस वाक़े के बारे में छोटी मोटी खबरें आ रही थीं। नोबेल रॉक और उस पर होने वाले क्लाइंबिंग के मुकाबले को भी मौजू बनाया जा रहा था। जर्नलिस्ट ढूंढ ढूंढ कर खबरें ला रहे थे। उस शानदार फाइनल मुकाबले का जिक्र भी हो रहा था जो लाली गांव के एक बेनाम नौजवान ने जीता था। तकरीबन 16 फुट की वो खतरनाक तरीन चढ़ाई जिसमें उसने बड़े बड़े नामवर रॉक क्लाइंबर्स को चारों शाने चित किया था। वो गरीब और बेआसरा था, गैर तरबियत याफ्ता था। अपने हरीफों की तरह उसे दुनिया की बेहतरीन कोचेस की खिदमत भी हासिल नहीं थी। उसे बस खजूर के सूखे तनों पर चढ़ना आता था, लेकिन उसके अंदर खुदा की अता करता बेमिसाल सलाहियत मौजूद थी। फिर उसे एक फन शनास मिला। उसने चंद माह में उसे मिट्टी से सोना बनाया और ये सोना नोबेल रॉक की बुलंदियों पर यूं चमका कि सबकी आंखें खुली रह गईं। गुर्बत और फाका कशी के मारे हुए उस बेनाम नौजवान का नाम आदिल था। उस मुकाबले के बाद जो कुछ हुआ वो भी जिंदगी का हिस्सा ही था। इंसान मुश्किलात का एक दरिया हाथ पांव मारकर पार करता है तो उसके सामने एक दूसरा दरिया मौजूद होता है। पाउंदों का आना भी तो एक दूसरे दरिया की तरह ही था, मगर सरमद साहब के मुश्किल पसंद शागिर्द उस दूसरी आफत से भी सुरखरू होकर निकले थे। उन्होंने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि कई गैर मुल्की खवातीन की इज्जत व आबरू के सामने भी ढाल बन गए थे। मौसम बदल गया। गर्मी और हब्स के महीने गुजर गए। धूप सुनहरी और नरम हो गई। ये नवंबर की आखिरी तारीखें थीं। जख्मों पर फुरंट आ रहे थे, लेकिन 3 अमवात ऐसी थीं जिन्हें आदिल अब भी नहीं भूला था। पहली मौत सर सरमद की थी, दूसरी मामू तुफैल और तीसरी शहजादी के भाई कासिम की। वो गैरत के तूफानी रेले में सीना तान कर निकला और पाउंदों की गोलियों का शिकार हुआ। शहजादी अभी भी उस गम से पूरी तरह निकल नहीं पाई थी। कहते हैं कि जो मर जाते हैं उनके लिए आहिस्ता आहिस्ता सब्र आना शुरू हो जाता है, लेकिन जो खो जाते हैं वो मुस्तकिल दर्द बनकर दिल में रहते हैं। आदिल के गुमशुदा दोस्त सादिक का मामला भी ऐसा ही था। उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला था। उसे मलकाना ज़ादे ने पिकअप समेत लाहौर के मकाम शाहदरा से अगवा किया था और फिर वो लापता हो गया था। आदिल अब तक उसकी तलाश जारी रखे हुए था। आजकल आदिल लाहौर में था। गांव में भी हालात धीरे धीरे मामूल पर आ रहे थे। नासिर की मौत के बाद उसके बाप चौधरी मुख्तार पर फालिज का हमला हुआ था और अब वो बिस्तर पर था। मुख्तलिफ केसों में कानूनी कार्रवाइयां भी मामूल के मुताबिक चल रही थी। बहरहाल ताया फरासत ने अब गांव छोड़कर लाहौर में रहने का फैसला कर लिया था। वो हवेली जो आदिल ने गांव में बनवाना थी, अब वो लाहौर में बनवा रहा था। उसने सर सरमद की रिहाइशगाह के बिल्कुल साथ एक बड़ा कतई जमीन हासिल कर लिया था और उस पर ऐन सर सरमद के घर की तर्ज पर एक घर बनवा रहा था। उसमें बहुत सी जगह खुली छोड़ी गई थी जिसमें फुलवारियां थीं, फलदार पौधे थे और अनाज बोने के लिए रकबा था। एक शाम जब वो हुमायूं और क्रिस्टल ज़ेरे तामीर घर में बैठे चाय पी रहे थे, आदिल ने कहा, हुमायूं भाई,
2 सवाल अब भी मेरे जहन में खटकते रहते हैं। उनमें से एक ये कि शुरू में तुम्हारे बारे में पता चला था कि तुम बचपन में ही अपने वालिदैन के साथ इंग्लैंड चले गए थे और वहां कई साल रहने के बाद पाकिस्तान आए, लेकिन बाद में पता चला कि वालिदैन की वफात के बाद तुम बल्तिस्तान में ही रहे, मेहनत मुशक्कत की और पहाड़ों पर अपनी रोजी ढूंढते रहे। इस सवाल का जवाब काफी लंबा है आदिल। मुख्तसर यूं समझ लो कि आज से कोई 10 साल पहले जब मैं 16-17 साल का लड़का था, मानसेरा के करीब एक पाउंडे के साथ मेरी लड़ाई हुई और वो भागने की कोशिश में एक खाई में गिरकर मारा गया। उसके बाद से मुझे अपनी शनाख्त छुपाना पड़ी। मेरे लड़कपन का नाम भी हुमायूं नहीं, आफताब था। बहरहाल ये एक अलहदा कहानी है, तो मैं कहीं आराम से बताऊंगा। और दूसरा सवाल क्या है तुम्हारा? आदिल ने गहरी सांस ली। दूसरा सवाल सरमद साहब के बारे में है हुमायूं भाई। मैंने उनका आखिरी खत देखा है, उसमें एक जगह उन्होंने तुम्हें मुखातिब करते हुए लिखा है। मैंने एक खत अलहदा से अपनी शरीक हयात के लिए भी लिख दिया है। तुम जानते हो कि मैं उसकी तरफ से भी पूरी तरह मुतमईन हूं। उसकी तरफ से मुतमईन होने का क्या मतलब है? हुमायूं ने सवाल का तवील जवाब दिया। उसका खुलासा यह था कि सरमद साहब के खास तर्ज जिंदगी और मुश्किल पसंदी की वजह से उनकी बीवी अलहदा घर में रहने लगी थी। उसका ख्याल था कि एक दिन सरमद साहब अपना दरवेशी डेरा छोड़कर उसके पुरआसाइश घर में आ जाएंगे, लेकिन कई साल गुजरने के बाद भी ऐसा ना हुआ। आखिर उनकी शरीक हयात को अपना रवैया बदलना पड़ा। वो गाहे बगाहे उनसे मिलने और उनके साथ रहने के लिए आने लगी। अपनी जिंदगी के आखिरी 3-4 साल में सरमद साहब को उससे कोई शिकवा नहीं रहा था। अभी आदिल और हुमायूं वगैरह की गुफ्तगू जारी ही थी कि एडवोकेट इकबाल मलिक एक डीएसपी के साथ आदिल के जेर तामीर घर में दाखिल हुए। वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तो आदिल भौंचक्का होकर खड़ा हो गया। उनके साथ एक दुबला पतला नौजवान था जिसकी छोटी छोटी दाढ़ी थी। उसे पहचान कर आदिल शशतर रह गया। वो सादिक था। सादिक और आदिल का मिलाप दीदनी था। दोनों देर तक एक दूसरे के गले लगे रहे। आंखों में खुशी के आंसू थे। एडवोकेट इकबाल मलिक की जुबानी मालूम हुआ कि एबटाबाद में जो चंद पाउंडे जेर हिरासत थे, उनमें से एक ने पिछले हफ्ते अपनी जबान खोली और उसे पता चला कि लाहौर से अगवाशुदा सादिक इस करदू के करीबी देहात में मौजूद है। मकामी पुलिस ने इस इत्तला पर फौरी छापा मारा और सादिक को बरामद कर लिया। उदासियों के मौसम में यह आदिल के लिए खुशगवार हवा का एक झोंका था। सादिक ने जो रुदात सुनाई वो उन अंदाजों के ऐन मुताबिक थी जो आदिल और हुमायूं वगैरह ने अब तक लगाए थे। मालकाने ज़ादा और उसके एक साथी ने सादिक पर बेरहमी से तशद्दुद किया था। उसके पांव, पिंडली और कमर पर छुरियों से पीटे जाने के पुराने निशान मौजूद थे। आदिल और सादिक रात गए तक बैठे रहे। क्रिस्टल और हुमायूं भी उनके साथ थे। बहुत सी बातें हुई और दिल के बोझ हल्के किए गए। आधी रात के बाद हुमायूं ने सादिक को लिया और चंद कदम तय करके सरसरमत वाले घर में चला गया। नहीफ व नज़ार सादिक को आराम की जरूरत थी। जेर तामीर घर के कमरे में आदिल और क्रिस्टल अकेले रह गए। क्रिस्टल ने अपने मखसूस लहजे में कहा, आदिल, आज कई महीनों बाद हम अपने दिल में थोड़ा सा हैप्पीनेस महसूस कर रहा। क्यों? इसलिए कि तुम भी हैप्पीनेस महसूस करता। आज तुम्हारा खोया हुआ फ्रेंड सादिक तुमसे दोबारा मिला। इट इज रियली वंडरफुल। हम बहुत खुश। आदिल गौर से क्रिस्टल को देखता रहा। आज काफी अरसे बाद उसके मुरझाए हुए चेहरे पर जिंदगी के आसार देखे थे। वो काफी बदल चुकी थी। अब ज्यादातर मशरकी लिबास पहनती थी। आदिल ने उसे इंग्लिश तर्जुमे वाला कुरान मजीद पढ़ते भी देखा था। अब भी उसके सर पर एक शाल नजर आ रही थी। आदिल गहरी सांस लेकर हल्के फुल्के अंदाज में बोला, क्रिस्टल, कहते हैं कि जब कोई बहुत खुश हो तो उससे कुछ मांगा जा सकता है और वो अक्सर दे भी देता है। हमने भी ये सुना, लेकिन तुम क्या लेना मांगता? वो सादगी से बोली। आदिल ने खोए खोए लहजे में कहा, तुम्हें याद है क्रिस्टल, तुमने बांगड़ी चोटी की तरफ जाने से पहले एक रात मुझसे एक वादा किया था। तुमने कहा था, मुझे बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो, और मैंने कहा था वक्त आने पर बताऊंगा। तुम्हें याद है? उसकी आंखों में सोच की लकीरें उभरी।
फिर होले से मुस्कुराई और सर हिलाकर बोली, हाँ यस आदिल, हम तुमका बात समझ रहा, हमको याद है, लेकिन तुम क्या मांगना चाहता? आदिल ने उसकी खूबसूरत आंखों में देखते हुए कहा, क्रिस्टल, मैं तुमको मांगना चाहता अपने दोस्त हुमायूं के लिए। हाँ क्रिस्टल, मैं तुम्हें उसकी जिंदगी में देखने की शदीद ख्वाहिश रखता हूं। वो बहुत खामोश है, समंदर की तरह गहरा और भेदों भरा। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन जिंदगी भर तुम्हें उस प्यार का पता नहीं चलने देगा। कभी कोई दरखास्त, कोई इल्तिजा अपनी जबान पर नहीं लाएगा, लेकिन मैं उसके दिल का हाल अच्छी तरह जानता हूं। समझो कि वो इंसानों के खामोश कबीले का फर्द है। उस कबीले के लोग अपनी मोहब्बतों को अपने सीने में दफन रखते हैं, सारी जिंदगी खामोशी की आग में चलते रहते हैं और अक्सर राख हो जाते हैं। कुछ बातें क्रिस्टल की समझ में आईं, कुछ नहीं आईं, लेकिन आदिल का मुद्दा वो समझ गई थी। उसकी नीलगू आंखों में गहरी सोच नजर आने लगी थी। आदिल इल्तिजा आमेज नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। वो बड़े भारी लम्हे थे। आदिल को लगा कि शायद उसे क्रिस्टल को कायल करने के लिए अभी तवील कोशिश करना पड़ेगी, दलीलों और वजाहतों का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन जो कुछ हुआ वो बिल्कुल अचानक था, जैसे एक पहले से पका हुआ फल नसीम में सहरी के हल्के से झोंके से झोली में आ गिरता है। क्रिस्टल ने आदिल का हाथ थामा। उसकी नीलगू आंखों में नमी चमकी और उसने अस्बात में सर हिला दिया। शायद वो पहले से सब कुछ जानती थी। ठीक है आदिल, वो भर्राई हुई आवाज में बोली, लेकिन इसके लिए हम को भी एक कंडीशन है। बताओ क्रिस्टल, उसने बेताबी से कहा। टॉम और शहजादी का शादी पहले होएगा, इसी दिसंबर में, वो फैसला कुन अंदाज में बोली। आदिल ने अस्बात में सर हिलाने में देर नहीं की थी। हवा के एक सर्द झोंके से कमरे की खिड़की खुल गई। रात की रानी की मधुर खुशबू सर सरमत के घर के बागीचों से उठकर आई और कमरे में भर गई। ये पूरे चांद की सर्द रात का आखिरी पहर था। आदिल और क्रिस्टल ने खिड़की में से देखा। 30-40 कदम के फासले पर सर सरमत के घर का वसी व अरीज इहाता नजर आ रहा था। उन दोनों ने खामोश तबाह हुमायूं को देखा। उसने इतनी ठंड में मामूली सी पैंट कमीज पहन रखी थी। उसने किसी देहाती मेहनत कश की तरह कमीज की आस्तीनें चढ़ा रखी थीं और एक गैलन के जरिए उस छोटे से ट्रैक्टर में डीजल डाल रहा था, जो पिछले कई माह से बंद पड़ा था। डीजल डालने के बाद उसने ट्रैक्टर की झाड़ पोंछ की और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसे स्टार्ट किया। थोड़ी सी कोशिश से इंजन स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स में एक खेत रोशन हो गया। उस खेत में घास उगाई थी और ये कुछ वीरान दिखाई देने लगा था। हुमायूं यकीनन उस खेत को फिर से आबाद करना चाह रहा था, एक नए अज़्म और इरादे के साथ। अभी बहुत अंधेरा था, अभी बहुत सर्दी थी, अभी तो बिस्तर में घुसे रहने को ही दिल चाहता था, लेकिन दिल की चाहत ही को तो सर सरमत ने खत्म करना सिखाया था। उन्होंने बताया था कि दुनिया की अजीम कामयाबियां नफ्स की चाहत के पीछे छुपी होती हैं। नफ्स की चाहत को रेजा रेजा कर दो, कामयाबियां सामने नजर आएंगी। हुमायूं ने ट्रैक्टर आगे बढ़ाया और खेत में दाखिल हो गया।